नमस्कार, मैं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं आरएम न्यूज़ बीकानेर। आइए डाल लेते हैं एक नज़र दिन भर की खास खबरों पर। गुरुवार को पहले ही लिस्ट में मिले 243 के करीब संक्रमित, अब धीरे धीरे पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा घटने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का हुआ निधन, प्रदेश में शोक की लहर। साधु सिंह सर्किल के पास में की जा रही है 11 बजे के बाद सघन चेकिंग। सड़क पर पड़े व्यक्ति को ही मास्क पहना करके और उसे उचित स्थान दिलाया दिखाई दिया खाकी का मानवीय चेहरा। मोहनलाल सुराणा ट्रस्ट के माध्यम से ट्रोमा सेंटर के बाहर प्याऊ का हुआ शुभारंभ। डूंगरगढ़ के बापू गांव के राजेंद्र सिंह ने 36वें जन्म दिवस के मौके पर 36 यूनिट रक्तदान किया। सेवा भारती संस्थान के माध्यम से आयुष काढ़े का किया गया वितरण। सीकर के एक गांव से सबक लेना चाहिए कि कैसे किया जा सकता है कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण। चौकुटी क्षेत्र में हजारों गैलन पानी व्यर्थ बहे जाने पर बंसल का जवाब कि पानी घटिया था, इस वजह से छोड़ा गया। और अब खबरें विस्तार से। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया। निधन हो जाने के कारण से सरकारी कार्यालयों में अवकाश की घोषणा की गई, वहीं आधा ध्वज झुकाया गया। बीकानेर में भी शोक की लहर दिखाई दी और कलेक्ट्रेट भवन पर जो है वो तिरंगे को आधा झुकाया गया। आइए हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल रहे जगन्नाथ पहाड़िया के निधन पर प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। बात करें कोरोना संक्रमण की, लगातार कोरोना संक्रमण हालांकि बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब बढ़ते क्रम को हम देखें तो अभी यह क्रम घटता हुआ सा प्रतीत होगा। पिछले हफ्ते भर से ऐसा लग रहा है जैसे देश भर में कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं, लेकिन अगर यही मौतों का आंकड़ा देखें तो मौतों का आंकड़ा जो है वो डराने वाला प्रतीत हो रहा है। लगातार मौतों के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। बीकानेर में भी तकरीबन 10 से 15 के बीच में रोजाना मौतें हो रही है। हालांकि हमने 2 दिन पहले देखा कि संबित सोमगिरी का निधन भी कोरोना के संक्रमण के बाद में, हालांकि वे रिकवर कर गए थे, उसके बाद फेफड़े जो है वो संक्रमित रहे और उसके बाद उनका निधन हुआ। साहित्यकार श्रीलाल मोहता का निधन भी कोरोना की वजह से हुआ। ऐसे कई मामले आ रहे हैं जहां पर कोरोना की वजह से लोग दम तोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के पीबीएम अस्पताल के एमसीएच में यह एक भार बढ़ता जा रहा है। लेकिन कोरोना संक्रमण की संख्या को अगर हम देखें तो आज जब पहली लिस्ट आई तो 1200 सैंपल में से तकरीबन 243 जो है वह संक्रमित मामले आए। धीरे धीरे हालांकि नियंत्रण हो रहा है और यह साफ तौर पे जन अनुशासन जो रेड अलर्ट पखवाड़ा चल रहा है उसकी एक बड़ी बात है। लेकिन 11 बजे तक जो भीड़ भाड़ रहती है और बाजारों में जिस तरह की चहलकदमी रहती है, अगर यह कम हो जाए तो शायद और जल्दी से हम इस संक्रमण को रोक पाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। कम हो रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये ऊपर नीचे का खेल अभी संक्रमण के बीच में चल रहा है। इसी के साथ पीबीएम अस्पताल में कल एक बार की ऑक्सीजन का प्रेशर भी कम हो गया था, जिससे एक बार की हड़कंप मच गया, लेकिन वहां के स्टाफ की तत्परता की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई फिर से शुरू हुई, जिससे रोगियों ने और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली। हम दिखाते हैं आपको पीबीएम अस्पताल के आसपास का नज़ारा, जहां पर न केवल दवाइयों की दुकान पर कतारें लगी है बल्कि अपनी पर्ची कटवाने के लिए भी यहां पर कतारें लगी रहती है। पीबीएम अस्पताल का पूरा परिसर कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण की जद में रहता है। आम लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। न केवल वे फिजिकल डिस्टेंसिंग से दूरियां कर रहे हैं बल्कि संक्रमण के इस दौर में भी उन्हें संक्रमण हो सकता है या वे किसी को संक्रमित कर सकते हैं, इस बात का ज्ञान और भान यहां पर आए हुए लोगों को शायद नहीं हो पा रहा। दिखा देते आपको ऐसा ही एक नजारा। मोहनलाल सुराणा ट्रस्ट के माध्यम से बीकानेर पीबीएम अस्पताल की ट्रोमा सेंटर के बाहर प्याऊ का शुभारंभ किया गया। मोहन सुराणा और डॉक्टर सत्यप्रकाश आचार्य सहित भाजपा के कई नेता रहे जो खास तौर से इस प्याऊ के शुभारंभ मौके पर रहे। यहाँ पर गर्मी को देखते हुए और कोरोना संक्रमण को देखते हुए और बीकानेर में खास तौर से पेयजल की किल्लत को देखते हुए यहाँ इस प्याऊ की व्यवस्था को किया गया है। दिखा देते हैं आपको इसकी कुछ झलकियाँ।
बीकानेर में रेड अलर्ट जन अनुसंधान पखवाड़े के तहत हालांकि 11 बजे तक तो बाजारों में आमतौर पर लोगों को जो है वो देखा जा सकता है। ठेले और रेहड़ी वाले दिन भर लगे रहते हैं और यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ न कुछ खरीदारी करते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब तक आम आदमी इस बात को नहीं समझ लेता है कि उसे बेवजह से घर पर नहीं निकलना है, उसे अपने घर में ही रहना है, तब तक इस कोरोना के संक्रमण की चेन को रोक पाना असंभव सा ही होगा। हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिला कलेक्टर्स जो हैं उनके साथ में एक वर्चुअल मीटिंग के साथ में भी बात की और उन्होंने भी इस बात पर ही जोर दिया कि जिस तरह से आंशिक और इनर जब तक यह कोई मामला रहेगा तब तक कोई न कोई जो है वह खतरा बरकरार रहेगा। इस पर पूरी तरीके से काबू पा लेना वैक्सीनेशन के साथ में अलग अलग तरीके से आम आदमी को प्रयास करना होगा और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते हुए इस संक्रमण को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी ने बहुत चेतावनी देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में भी ग्रामीण लोगों को अपने स्तर पर बहुत कुछ करना होगा। जिला कलेक्टर्स को उन्होंने साधुवाद दिया कि उनके जो प्रयास है, उनके जो नवाचार है, इस वजह से कोरोना संक्रमण कहीं कहीं रफ्तार को जो है वो रोकने में कामयाबी मिली है। हालांकि हम बात कर रहे थे अभी ये नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने जिला कलेक्टर से बात की, लेकिन बीकानेर के जिला कलेक्टर नमित मेहता जो हैं वह अपनी तत्परता, अपनी कार्यशैली और अपने प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं और यही कारण है कि इस भयावह रोग पर न केवल नियंत्रण जो है वह पाने में कामयाबी मिली है, बल्कि धीरे धीरे अब जो है वह कोरोना संक्रमण कम होता जा रहा है, बल्कि रिकवरी रेट जो है वो पिछले लंबे समय से काफ़ी तादाद में बढ़ी है और इसे एक अच्छा प्रबंधन ही जो है वो जिला कलेक्टर का कहा जाएगा। सादुल सिंह सर्किल पर हम देख पाते हैं कि 11 बजे के बाद में पुलिस के द्वारा ज़बरदस्त सख्ती की जाती है। यहाँ की जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा जो है उन्होंने लगातार इस बात के निर्देश दिए कि 11 बजे के बाद में कोई भी बेवजह सड़कों पर घूमता हुआ दिखाई नहीं दे। उन्होंने अपनी पहल के साथ में 2 दिन पहले जब मास्क और सैनिटाइज़र जो पॉइंट्स पर लगे हुए कर्मचारी हैं उनको बांटे थे, उनको वितरित किए थे और इस बात का उन्होंने पूरा ध्यान दिया कि उनका कोई कर्मचारी इस वजह से संक्रमित न हो, क्योंकि 10 से 12 घंटे की ड्यूटी यहां पर पुलिस कर रही है। दिखाते हैं आपको सादुल सिंह के आसपास का वो नज़ारा जहां पर बेवजह घूमने वाले लोगों को पुलिस बहुत सख्ती के साथ में पेश आ रही है। बीकानेर में एक और दो पेयजल की किल्लत ज़बरदस्त बनी है। टैंकर्स के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। वहीं चौंकुटी क्षेत्र में जो है वो पाइपलाइन के जरिए पानी बहता हुआ दिखाई दिया। जब लोगों ने इस बात की शिकायत की तो जलदाय विभाग के जो सुप्रीम अधिकारी हैं पवन बंसल, उनका ये जवाब रहा कि जो गंदा पानी आ रहा है उस गंदे पानी की निकासी के लिए इस पाइपलाइन को छोड़ा गया है। कुल मिलाकर के लोगों को शायद यह बात रास नहीं आई, लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लोगों को यही लगा कि एक और जहां पेयजल की किल्लत बनी हुई है, वहीं इस तरह से बहता हुआ पानी लोगों को रास नहीं आया।
बीकानेर के डूंगरगढ़ के पास में बापू गांव के युवक राजेंद्र सिंह ने जो है अपने 36वें जन्मदिवस को यादगार बना दिया। उन्होंने यहां पीबीएम अस्पताल में 36 यूनिट जो है वो ब्लड डोनेट किया। कोई भी युवक अगर इस तरह से अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करता है तो निस्संदेह यह एक नज़ीर के रूप में लोगों के बीच में जाता है। दिखाते हैं हम आपको इस ब्लड डोनेशन कैंप की कुछ झलकियाँ। क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया है। सर बताइए किस चीज़ से लिए ब्लड डोनेशन किया आज? मैं सामाजिक कार्य करता हूँ और मेरा आज 36वां जन्मदिन है। और पिछले साल भी 35वें जन्मदिन पे भी मेरे जो यूथ के मित्र हैं उन लोगों ने, चाहने वालों ने 35 यूनिट रक्तदान किया था। वो ये सख्त लॉकडाउन का टाइम था उस वक्त भी, और इस वक्त भी सख्त लॉकडाउन चल रहा है। और साथियों ने कहा 36वां आपका बर्थडे है तो हम 36 यूनिट रक्तदान करेंगे पीबीएम में, जिस जनहित का काम हम कर सकें, जनहित की जो सेवा है हम काम आ सकें। बीकानेर के उस्तावारी क्षेत्र में सेवा भारती संस्थान के माध्यम से आयुष काढ़े का वितरण किया गया। आने जाने वाले लोगों को आयुष काढ़े के बारे में न केवल जानकारी दी गई बल्कि इस काढ़े के माध्यम से लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम भी किया गया। यहाँ पर जगदीश ओझा के साथ में कई अन्य पदाधिकारी भी सेवा संस्थान के मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं आपको आयुष काढ़े को वितरित करते हुए इस कुछ दृश्यों की आपको भी झलकी। बात आई तो दोनों समझे ना तो ये घर करो यार, समझ करो। बीकानेर में हालांकि कोरोना संक्रमण पर कहीं कहीं नियंत्रण दिखाई दे रहा है, लेकिन कभी मामला ऊपर और कभी मामला नीचे, कभी ये संख्या बढ़ती है, कभी ये संख्या कम होती है। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी चल रही है। 18+ वैक्सीनेशन भी चल रहा है और 45+ वैक्सीनेशन भी चल रहा है। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर के हमारे चैनल के माध्यम से भी कई बार इस बात को आगाह किया गया कि वैक्सीनेशन और सैंपलिंग की प्रक्रिया एक ही जगह होने की वजह से संक्रमण का खतरा बरकरार रहता है। इसके अलावा कई डिस्पेंसरी ऐसी है जहां पर वैक्सीनेशन के लिए भी लंबी कतारें लगती है और ये लंबी कतारें कोरोना एडवाइजरी की धज्जियां उड़ाती हुई दिखाई देती है। हम आपको दिखाते हैं भुजिया बाजार डिस्पेंसरी का वो नज़ारा जहां पर वैक्सीनेशन के लिए लोगों में जागरूकता है, लोग उमड़ रहे हैं, लेकिन यहां पर फिजिकल जो डिस्टेंसिंग है वो नदारत नजर आ रही है। मेडिकल कॉलेज के इंटर्न कर रहे छात्रों ने आज 2 घंटे कार्य का बहिष्कार किया। इनकी मांगे नहीं माने जाने पर उन्होंने कहा कि वे आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और तेज करेंगे। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से नहीं मांगते। मजदूरी 10,000 हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से नहीं मांगते। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से नहीं मांगते। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से नहीं मांगते। सरकार जय करो, सरकार जय करो। कानूनी जिंदाबाद, कानूनी जिंदाबाद, कानूनी हम इंटर्न डॉक्टर ने 7 दिन पहले मुख्यमंत्री व चिकित्सा सचिव को ज्ञापन दिया था इसके लिए कि जो सरकार ने 19 अक्टूबर 2020 को हमारी मांगों को जो स्वीकार किया था, जिसमें उन्होंने माना था कि 14,000 प्लस डीए कर दिया जाएगा इंटर्न स्टाइपेंड, उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है।
हालांकि उन्होंने आश्वासन तभी दे दिया था। हमारा प्रयास तब से निरंतर चल रहा है 7 महीने से कि हम सरकार को बोल सके कि लागू करें, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई लागू नहीं किया है। 7 दिन पहले हमने ये ज्ञापन दिए दोनों को, मुख्यमंत्री और चिकित्सक सचिव को, कि इस निर्णय पर देखा जाए, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी कोई सकारात्मक आदेश नहीं आया। इसी कारण हमने 4 दिन से सांकेतिक कार्य बहिष्कार पर हैं, जिसमें हम सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच नॉन कोविड सेवाओं का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। अभी हमने अपने जो पेशेंट्स हैं उनको देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक कार्य बहिष्कार ही किया है। लेकिन सरकार ने हमको परसों ये आदेश दिया था, परसों हमको ये आश्वासन दिया था कि कल शाम तक, कल 19 मई 2021 तक शाम तक हम कोई भी सकारात्मक आदेश लेकर आएंगे। लेकिन सरकार के स्पष्ट ऑर्डर ना आने के कारण हमने ये निर्णय लिया है कि आज का अल्टीमेटम और दे रहे हैं शाम तक। अगर शाम तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो कल से हम पूर्णतः कार्य बहिष्कार पर हैं समस्त इंटर्न डॉक्टर राजस्थान मेडिकल कॉलेज के, जिसमें आईसीयू। ये समय सही है? ये समय सर, अगर पेशेंट्स को देखा जाए तो ये समय बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन ये हमारी मांगे आज की नहीं है, ये हमारी मांगे 7 महीने से चल रही है और सरकार हमें आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रही है क्या होगा। अब पिछली बार भी सरकार ने ये बोला था कि हम 2 या 3 दिन के अंदर अंदर जल्दी से लागू कर देंगे, पर ऐसा आज अब 7 महीने बीत गए हैं सरकार के टालने के कारण अब हमें यह कठोर कदम उठाना पड़ रहा है। कठोर कदम तो उठाना ठीक है, आपका वाजिब मांगे हैं उन पे कठोर, लेकिन आज के हालात देखते हुए जहां कोरोना के इतने पेशेंट आ रहे हैं, हालात हॉस्पिटलों की खराब है, क्या ऐसी स्थिति में ऐसा करना उचित है? ऐसी स्थिति में अब सरकार को भी ये समझना चाहिए ना कि अब जब हम इतना काम कर रहे हैं सर, मैं आपको बताता हूँ कि हमें 12-12 घंटे की ड्यूटी देकर आए ना रात को, उसमें भी अगर इंटर्न को सिर्फ 7,000 रुपये अगर मानदेय मिल रहा है तो ये कितनी शर्म की बात है। ये हमारे लिए नहीं, सरकार के लिए शर्म की बात है। अब ऐसे टाइम पे हम भी हमारी सेवा देना चाहते हैं, हम भी ऐसा कोई कठोर कदम उठाना नहीं चाहते। अगर सरकार हमारी मांग मान लेती है तो हमारी भी इच्छा यही है कि हम भी जो भी कोविड के पेशेंट हैं उनके तरफ हम अपनी पूरी सेवा दें। बीकानेर में पानी को लेकर के त्राही मची है, वो चाहे बीकानेर परकोटी के भीतर की बात करें या फिर हम उपनगर गंगाशहर बीना शहर सुजान देवसर की बात करें। यहाँ पर आज रानी बाजार स्थित जलदाय विभाग में भाजपा के लोगों द्वारा खास तौर से प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी दिया गया। उन्होंने कहा कि 6 महीने से सुजान देवसर, भीना शहर और ये जो पूरा का पूरा एरिया, यहाँ पर लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। लगातार लोग जो हैं इस बात को लेकर खफा और आक्रोशित नजर आ रहे हैं। विजय वर्मा मुर्दाबाद, 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 विजय वर्मा मुर्दाबाद। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। विजय वर्मा मुर्दाबाद, 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 पीढ़ी मुर्दाबाद। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर रहे हैं। 6 महीने पहले हम टंकी पे चढ़े थे, उन्होंने हमारे को 7 दिन का आश्वासन दिया था, लेकिन आज 6 महीने हो गए। इन्होंने 1-2 काम किए हैं। लास्ट में इन्होंने क्या है कि अभी 4-5 दिन हुए थोड़ा सा एक 6 इंची का लाइन डलवाना चालू किया है। उसके बाद में कई मिलान है 5-7, वो क्या है कि कर नहीं रहे हैं और पब्लिक इतनी परेशान है कोरोना काल के लिए। अब सुबह मेरे पास सुबह आज 10 दिन से रेगुलर आ रही है। हम इनको कह रहे हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, जाइए नहीं एक्शन कह रहे हैं आज कल करते करते महीना बिता चुके हैं, लेकिन इन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है। आजकल करते करते इन्होंने पूरा महीना निकाल दिया है। तो इसलिए हमारे को लास्ट पोजीशन ये हुआ कि हमारे को धरने पर बैठना पड़ा। और अब भी ये आज ये आश्वासन सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो हम 2-4 दिन के अंदर टंकी पे वापस हमारे को चढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं ये अधिकारी। और ये तानाशाही करे। वर्मा जी क्या है कि कोई संतुष्ट जवाब नहीं देते हैं और क्या है कि ये कल्ला जी के पिट्ठू बने हुए हैं, दलाल बने हुए हैं। ये जनता के क्या की सुनाई नहीं करे बिल्कुल भी, इसलिए कि हमारे को मजबूर आके धरना देना पड़ा। और ये भी 5-7 दिन में ये भी हमारे समाधान नहीं किया तो लास्ट में हमारे को टंकी पे चढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम ये आश्वासन देते हैं कि अभी भी ये मान जाए और ये तानाशाही हटके ये कार्य किया जाए। हमारे सभी 5-7 पार्षद आए हुए हैं, इन्होंने क्या है कि अभी भी ये नहीं मानेंगे तो हम टंकी पे चढ़ेंगे और जब तक ये कार्य नहीं करेंगे जब तक हम ये उठेंगे नहीं। किन मांगों को लेकर आज यहाँ पर? मांगों को लेकर आज पानी की समस्या को लेकर है। आए दिन गंगाशहर, बीनाशहर में बहुत जनता परेशान है, पानी के लिए त्राही मराही कर रही है।
और हमारे दुर्भाग्य की बात है कि आज बीकानेर के मंत्री बीडी कल्ला साहब हैं और इनके राज में जो गुंडागर्दी ये लोग अफसरशाही कर रहे हैं, मैं तो बीकानेर की जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ आपकी वीडियो के माध्यम से कि आज बीकानेर की जनता, आपने जिस मंत्री को आपने बनाया है वो मंत्री आपकी सुन नहीं रहा है और उसकी आड़ में ये लोग अफसरशाही, गुंडागर्दी और तानाशाही कर रहे हैं। बहुत ही घटिया इस तानाशाही कर रहे हैं। जो हमारे जैन साहब है गंगाशहर के, मुकेश जी भाटी, वो आज वहाँ पे नौकल बंदे हैं, उनको उन्होंने लगा रखा है। वो ये हमें कहता है कि हम फ़ोन करते हैं उनको तो ये कहते हैं कि आप पहले मैं हमारी सड़क बनवाओ या नाली बनाओ तब आपका काम होगा। आज हम सड़क कहाँ से बनाए? बजट तो सरकार देगी जब हम बनाएंगे सड़क नाली। अभी कोरोना काल में कौन सी सड़क बनेगी, कौन सी नाली बनेगी? आपकी सड़क भी हम बना देंगे, नाली भी बना देंगे, लेकिन आप ये अधिकारी हो के हमें ये आज चीज़ बताते हो आप और ये तानाशाही करते हो, ये एकदम गलत है। मैं ये मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द वहाँ जैन साहब को हटाया जाए और नहीं हटाया तो इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। टंकी पे चढ़ना पानी को लेकर है या जैन को हटाने की है? जैन को लेकर है, पानी को लेकर है, दोनों है समस्या। जैन के पास आम जनता फ़ोन करती है तो वो कोई संतुष्ट जवाब नहीं देता है, फिर जनता हमें फ़ोन करती है कि साहब अधिकारी फ़ोन नहीं उठवाता है, तो हम अधिकारी को फ़ोन हम करते हैं तो वो भी हमारा फ़ोन भी अटेंड नहीं करता है। आज वर्मा जी को फ़ोन करना पड़ता है, एससी को फ़ोन करना पड़ता है, यहाँ की वो काम है जैन का, जैन वो काम नहीं करता है, जैन वो फ़ोन नहीं उठाता है, ये हालात है। और अब बात कर लेते हैं हम, पहली लहर कोरोना की याद होगी तमाम लोगों को जब सब कुछ बंद था और ऐसे में सबसे पहले शराब की दुकानों को खोलने के आदेश दिए गए थे और लंबी कतारें लगी थी सुरा प्रेमियों की और ये कहा गया था कि शराब पीने वालों को अब शराबी नहीं बल्कि उन्हें कोरोना वॉरियर कहा जाए। यहाँ पर इस बार बात कर रहे हैं दूसरे लहर की, जहाँ पर शराब के ठेकेदार जो हैं वह इस बात को लेकर परेशान हैं कि प्रशासन ने और सरकार ने 11 बजे तक दुकानें खोलने के आदेश दे रखे हैं। उनका ये तर्क है कि 11 बजे तक लोग दूध और चाय पीते हैं, या फिर यूँ कहें कि उनकी नींद खुलती है और नींद खुलते ही सीधे कोई भी व्यक्ति शराब खरीदने नहीं आएगा। उन्होंने आबकारी अधिकारी को एक ज्ञापन दिया, ज्ञापन के साथ में उन्होंने जो उनकी ड्यूटीज़ देनी पड़ती है उस ड्यूटी को माफ़ करने की बात की और साथ ही साथ इस नियम में और इस आदेश में कहीं कहीं शिथिलन देने की भी बात की। दिखा देते हैं आपको कि कैसे शराब के ठेकेदारों ने मिलकर के आबकारी अधिकारी को ये ज्ञापन दिया। आज ये ज्ञापन दिया आपने? जो हमारे आबकारी पूरी बीकानेर ग्रामीण और शहर के ठेकेदारों ने आज मिलकर ज्ञापन दिया है डीओ साहब को। इस ज्ञापन में हमारी मांग है कि जो लॉकडाउन में विकेट लॉकडाउन है और संपूर्ण लॉकडाउन में जो दुकानें बंद रही है इनकी हमारी गारंटी माफ़ की जाए और जो ठेकेदारों के पास अब 10% बिक्री आ गई है तो इससे ज़्यादा 6 से 11 बजे तक लोग जो नहाने का समय पूजा पाठ पूजा का टाइम है उस टाइम जो दारू पीने आएंगे कि ये पाठ पूजा करेंगे, तो ये हमारा समय सही नहीं है। और दारू के ठेकेदार जितने भी हैं ये पीड़ित हैं, इनको न्याय मिलनी चाहिए और इनको जो उचित मांग है उनकी जो ये मानी जाए। ये आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला आपको? जो हमारे डीओ साहब ने ये कहा है कि भी हमने आयुक्त साहब को लिखा है और आज विषय है इसमें आपके कोई हक में निर्णय हो जाए, तो इन्होंने आश्वासन दिया है, नहीं तो हम अन्यथा मंगलवार को जो गोदामों के आगे धरना देंगे। ये है कि 6 बजे से सुबह लेके 11 बजे तक दुकान खुलने का टाइम है, वो दूध का टाइम है ना कि शराब का। और इन्होंने जो पॉलिसी बनाई है ये सिर्फ ठेकेदारों को हैरेसमेंट करने की पॉलिसी बनाई है, क्योंकि गारंटी दुकान खुलेगी तो गारंटी उठानी पड़ेगी। गारंटी कहाँ बेचे? अगर ग्राहक आता है तो पुलिस वाले डंडे मारते हैं, क्या करें, कहाँ जाएं? और आबकारी को सुन रही नहीं है। डीओ साहब ने अब आश्वासन दिया है भविष्य में अगर ऐसा नहीं किया गया, हमारी कोई मांगे नहीं मांगी तो हम आरएसबी सेल्स का कहीं पे कोई ठेकेदार माल नहीं उठाएगा और इस नीति का बहिष्कार करेगा, जोर से करेगा। और अब दिखाते हैं हम आपको खाकी का वो मानवीय चेहरा। चिलचिलाती धूप में एक व्यक्ति जो बिल्कुल असहाय था,
चेहरे पर मास्क भी नहीं था। ऐसे में पुलिस वाले जहां अन्य लोगों के साथ में तो आपको सख्ती करते हुए दिखाई दे जाते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को न केवल बहुत प्यार से इन्होंने देखा, संभाला, उसे मास्क दिया और उसे सही जगह पर भी बिठाया। दिखाते हैं आपको खाकी का ये मानवीय चेहरा। और अब बात करते हैं पड़ोसी जिले सीकर की, जहाँ का एक गाँव है किरडोली, आदर्श बना है कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए। यहाँ पर जब जाँच की गई थी तो तकरीबन 20 लोग जो है वह संक्रमित पाए गए। इसके पहले 35 लोग एक साथ संक्रमित हुए थे, जिनमें तकरीबन 5-7 लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ पर एक तरीके से कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए एक बाकायदा प्लान तैयार किया गया, कार्य योजना तैयार की गई और ग्रामीण लोगों ने इस कार्य योजना को अक्षरशः फॉलो किया और देखते ही देखते इस गांव को कोरोना से मुक्त कर दिया। हमें किरडोली गांव से इस बात का उदाहरण लेना चाहिए, हमें सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से लोग अगर संकल्पित हो, संकल्पबद्ध हो और प्रतिज्ञाबद्ध हो तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने के लिए अपने पाँवों को घरों में ही रोकना होता है। अगर आप और हम भी घरों में अपने पाँवों को रोक लेते हैं, बेवजह घर से बाहर न निकलें, तो हम भी इस कोरोना के संक्रमण की चेन को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। आपको दिखा देते हैं सीकर के किरडोली गाँव का वो नज़ारा, जहाँ पर आज वर्तमान स्थिति में कोरोना बिल्कुल निल है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तमाम ही ग्रामवासियों से ये गुजारिश की जाती है कि जैसे कि हमने पहले भी मस्जिद के माइक से अनाउंस किया था कि तमामी हजरात अपने अपने घरों में नमाज अदा करें और वाकई लोग उस ऐलान का पालन करें। सब ने घर में नमाज़ें अदा की हैं, ईद की नमाज भी सब ने अपने अपने घरों में अदा की है। आइंदा भी 5 वक्त की नमाज अपने अपने घरों में ही अदा करें और करते चले आ रहे हैं। और आप तमामी हजरात अपने गांव को कोरोना से सुरक्षित रखें और सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें। तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि ये कोरोना महामारी के टाइम पे आप तमामी हजरात मसाजिद में नमाज अदा करें, वो अपने अपने घरों में नमाज अदा करें। मस्जिद में जो 2-3 आदमी आ रहे हैं बस वही अदा करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नियत का सवाब अता फरमाता है। हदीस पाक में आता है नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, कि अगर इंसान की नियत मस्जिद में आने की है लेकिन किसी मजबूरी के तहत वो नहीं आ पा रहा है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे नियत का सवाब अता फरमाएगा, यानी मस्जिद में आने का ही सवाब अता फरमाएगा। लिहाजा आप तमामी हजरात अपने घरों ही में नमाज अदा करें और गांव की किरडोली को कोरोना से महफूज रखें। मदन लाल जैन व्यापार संघ की तरफ से 5 तारीख को समस्त गाँव वासियों ने किरडोली PSC में मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें किरडोली व्यापार संघ को भी शामिल किया गया। हमने गांव के साथ होकर 7 दिन का लॉकडाउन किया, जिसको खोलने के पहले हमारी सभी दुकानदारों की सैम्पलिंग कराई गई। आज किरडोली में स्थिति कंट्रोल में है। अभी भी हम प्रशासन की गाइडलाइन की पालना करते हैं, कार्य कर रहे हैं। किरडोली में जिस तरह से केस आए थे और वहाँ पर काबू पाया गया है, कोरोना नियंत्रण किया गया है, चेन को तोड़ा गया, किस तरह पूरी मतलब हो रही है? ये हमने श्रीमान जिला कलेक्टर के आदेशों से किया। उन्होंने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें इनिशिएट लेने के लिए उन्होंने मैसेज किया था। जब उनका मैसेज आया उसी दौरान किरडोली के अंदर लगातार 2-3 दिन तक डेथ हो रही थी कोरोना पॉजिटिव की। साथ में वहाँ पे काफ़ी सारे सैम्पलिंग जितने लिए गए उसमें पॉजिटिव ज़्यादा आ रहे थे। ऐसी कंडीशन में चूँकि धोद ब्लॉक के अंदर सबसे सेंसिटिव किरडोली बन रहा था, तो मैंने अपनी तरफ से प्रशासन की तरफ से श्रीमान जिला कलेक्टर पे
व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मैसेज डाला और किरडोली को स्पेशल मॉडल के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। इसके अंदर वहाँ जो जनप्रतिनिधि है उनमें श्रीमान अब्बास साहब हैं, किरडोली वर्तमान जो सरपंच है श्रीमान मकसूद खां साहब हैं, और साथ में जो वहाँ पे मेडिकल टीम है जैसे सरवण जी हैं, और भी हमारे जो वॉरियर्स हमने बनाया था आरिफ हुआ, तारीफ हुए, इसके अलावा बिलाल हुआ, ये इन सब ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत एक्टिवली काम किया। अन्य जो जनप्रतिनिधि थे और आमजन का सहयोग भी वहाँ पे हमें पूरा मिला। हमने सबसे पहले जब ये डेथ रेट बढ़ने लगी और कलेक्टर साहब ने जैसे मोटिवेट किया हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो उसके बाद हमने भी सोचा कि क्यों ना इस प्रयास को सक्सेसफुल बनाने के लिए ऐसा प्रयास किया जाए जिसमें कम से कम फंड की आवश्यकता हो और त्वरित निस्तारण हो, कोरोना पॉजिटिव की संख्या को कम किया जाए और एक प्रचार के रूप में या फिर कहें कि मॉडल के रूप में उसको विकसित किया जाए। इसके लिए हमने छोटा सा उस मॉडल को बनाया है, वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि हमने सबसे पहले इसमें क्या किया कि जैसे ही हमारी डेथ रेट बढ़ी हमने जनता कर्फ्यू लागू किया। वहाँ पे जनता कर्फ्यू के अंदर आम जनप्रतिनिधियों से और वहाँ लोकल लोगों से हमने संपर्क करके और किरडोली ने स्वयं मोटो होके जनता कर्फ्यू का आह्वान किया और वहाँ पे सभी दुकानें और जितने भी अन्य गतिविधियाँ थी जैसे मस्जिद के अंदर नमाज की कार्रवाई, मंदिरों के अंदर पूजा अर्चना, ये सब लिमिटेड कर दिया गया और आमजन ने की जो भागीदारी होती है उनको बंद कर दी गई उस एरिया से। इसके अलावा हमने क्या किया कि जो मुख्य ग्राम था उसका ग्राम पंचायत का पूरा किरडोली ग्राम का नजरी नक्शा तैयार करवाया जो रेवेन्यू टीम के द्वारा तैयार किया गया। उसमें मोटा मोटा हमने देखा कि हमें एरिया को ब्लॉक भी करना है और चूँकि पेशेंट की संख्या सर्वाधिक थी यहाँ पे, तो एरिया ब्लॉक करने के साथ में आवागमन की साधनों को भी निर्धारित करना है। तो हमने मुख्य मार्ग को छोड़ के और नक्शे के अकॉर्डिंग सभी गलियों में कर्फ्यू लागू कर दिया और वहाँ पे बैरिकेडिंग्स की व्यवस्था कर दी। इस तरीके से हमने पूरे किरडोली को अन्य गांवों से पृथक कर लिया और मेन जो रोड थी उसी के माध्यम से आवागमन को संचालित रखा, ये किया। इसके अलावा हमने मीनवाइल उसी दौरान जो कोरोना वॉरियर्स की एक टीम का गठन किया जिसमें जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा। उन्होंने हमें एक अच्छा कार्यकर्ता हमें दिए और उनको हमने स्पेशल नाम दिया, वो थे किरडोली कोरोना योद्धा। इन योद्धाओं का स्पेशल टास्क दे दिया गया। ये स्पेशल टास्क ये था कि जितनी गलियां हैं, जितनी बैरिकेडिंग हमने की है, उन गलियों के अंदर जो पेशेंट्स हैं, लग रहा है बुखार जुकाम के जिनमें लक्षण आ रहे हैं, उनको जागरूक करना, उनको ट्रेस आउट करना। इसके अलावा यदि कोई प्रशासन की अनुमति के बगैर या फिर ऐसी गतिविधियां पाई जाती है जिससे कोरोना स्प्रेड हो सके तो उनको रोकना और साथ में जो ध्यान रखना कि ऐसा कोई भी कार्य न हो जिससे प्रसार हो। वो प्रतिदिन ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो अपनी रिपोर्टिंग एक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रशासन के साथ शेयर करते हैं। उस गतिविधि में हमें लगता है कि व्यक्तियों द्वारा इस मकान में इस प्रतिष्ठान में ऐसा गतिविधि की जा रही है जो कि कोरोना प्रसार कर रही है। ऐसी कंडीशन में हमारे द्वारा वहाँ पे सख्ती की गई। उसके लिए चाहे हमने समझाइश की, नोटिस जारी किए या फिर इसके अलावा उन प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया गया 72 घंटे के लिए, जैसे कि श्रीमान हमें राज्य सरकार से आदेश प्राप्त है। इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप सक्रिय था। प्रतिदिन हम मॉनिटर करना हमारे लिए प्रशासन के लिए संभव नहीं है कि हम सभी जगह सभी गाँव में एक साथ उनकी मॉनिटरिंग कर सके। ऐसे में वहाँ के जनप्रतिनिधि और कोरोना वॉरियर्स सब ने मिलके
ऐसा उस व्हाट्सएप ग्रुप में वो सूचनाएं साझा करना शुरू की, जिससे वहाँ पे किसी भी तरह की जो गतिविधि है उसको साझा करना, उनको जो प्रशासन से घर में अच्छा अभी हम लगातार इस परिसर में कुछ जो मिलने वाले उनसे मिलने आ रहे हैं और जिनकी ज़्यादा तकलीफ़ है, तो ऑक्सीजन बराबर चेक होना और बीपी बराबर चेक होने की जब बात आई तो हम अधीक्षक जी से मिले तो उन्होंने कहा कि इतने ज़्यादा मरीज हैं कि हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो हमने कहा कि हम उपलब्ध कराएंगे। तो हिंदू जागरण मंच की योजना से हमने जो कि विजय चंद्र जी डागा, स्वर्गीय विजय डागा हमारे से लगातार जुड़े हुए हैं कई सालों से, और हमने उनके परिवार से भी संपर्क किया। तो रोहित जी डागा और मोहित जी डागा ने कहा कि हम ये देने के लिए तैयार हैं। तो विजय चंद्र जी डागा की स्मृति में हिंदू जागरण मंच की योजना से ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ भेंट करने जा रहे हैं आज। हाँ जी सर, बताइए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं आप? अपने 25 ऑक्सीजन मीटर, ऑक्सीमीटर और 25 बीपी मशीन ये पीबीएम में डोनेट किया है। मेडिसिन विभाग पीबीएम में डोनेट किया है। किसको दिए हैं? ये अपने डॉक्टर परमिंदर बीके गुप्ता जी और परमिंदर सिरोही जी। और ये जो हमको प्रेरणा दी है, ये प्रेरणा हिंदू जागरण मंच की तरफ से मिली है, जेठानंद जी व्यास और सुरेंद्र जी व्यास की तरफ से। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इसी समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। ज्योति प्रकाश रंगा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।